ठीक है ना, वो सब लग गया। देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्लियर है आवाज़ वाज? स्टार्ट कर देना। चलिए ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। ओ तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। सो जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, खून के बारे में। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंस है। हालांकि हम कंपटीशन लेवल के पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको 9th 10th 11th 12th सब में मिलेगा। एनसीईआरटी के बुक से लाया गया सारा सवाल है ये सब। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि हम इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि आपके शरीर में ब्लड का जो फॉर्मेशन मतलब निर्माण कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब ब्लड निर्माण हो जाता है आपके शरीर में, तो ब्लड को निर्माण होने के बाद आपके शरीर में ब्लड निर्माण होने के बाद वो कहाँ जाके स्टोर होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टोर होने के बाद जब ब्लड की कोशिकाएं सारी मर जाती है तो वो कहाँ पे जाती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर कोई गर्भाशय में हो, उस बच्चे का ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू, पहला पार्ट ये बन रहा है, पहला पार्ट आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। सेकेंड पार्ट में हम आप पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले रहेंगे कि अगर माता में ब्लड ग्रुप ए है और पिता में ब्लड ग्रुप ओ ए है, ए बी है, तो बच्चों में जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बनाए रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर आते हैं कुछ बेसिक सी जानकारी से पहले शुरुआत करते हैं आज का क्लास। पहले बता दीजिएगा कि ऑडियो क्वालिटी आप लोग को सही जा रही है ना, कोई दिक्कत समझने में कहीं नहीं ना होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करें तो आज का क्लास। चलिए आज का बेसिक सी जानकारी के साथ क्लास का शुभारंभ श्री गणेश करते हैं। चलो स्टार्ट कर देना। चलो देखो, जैसे कि पहला में लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है प्राकृतिक कोलाइड लिखा होगा स्क्रीन पे। तो पहला बात, प्राकृतिक जो है ब्लड में ब्लड को प्राकृतिक कोलाइड क्यों कहा जाता है? ब्लड को आखिरकार प्राकृतिक कोलाइड किस लिए कहा जाता है? तो ब्लड को प्राकृतिक कोलाइड किस लिए कहा जाता है इसके बारे में समझिए। कि जैसे कि आप अगर चाय बनाते हैं, चाय को अगर छान लेते हैं, क्या चाय बनाते वक्त आप अदरक, चीनी मतलब जो भी कुछ होता है उसमें डालते हैं, तो डालने के बाद उसको आप डायरेक्ट घड़क जाते हैं? नहीं ना, उसको पहले छानते हैं। तो उसमें छानते होंगे तो उसमें कुछ कोलाइड की कणें जो होती है क्या होती है, छन जाती है। तो छन जाती है, उसे ही कोलाइड कहते हैं। जैसे कि आपको दूध से अगर दूध को छानते हैं तो मलाई छन जाता है, दूध को छानने से मलाई छन जाता है। उसी तरीके से क्या दूध को छानने से मलाई नहीं फंसता है? दूध को जैसे ही आप छानिएगा तो मलाई फंसेगा। तो उसी तरीके से आप ब्लड को छानिएगा ना, तो कुछ पार्टिकल जो होती है, कुछ पार्टिकल जो होती है, कुछ फंसती है। तो उसी फंसे हुए चीज को हम लोग कहते हैं क्या, प्राकृतिक कोलाइड। मतलब प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट ही है ब्लड, जो कि उस तरीके से फंसता है। चलिए इसके बारे में समझने में कोई दिक्कत प्राकृतिक कोलाइड के बारे में? तो इसलिए हम ब्लड को प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। क्योंकि प्राकृतिक कोलाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड को छानने पर कुछ पार्टिकल उसमें फंसते हैं, इसीलिए ब्लड को हम लोग प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड में लिखा होगा, सेकेंड स्लाइड में आपका लिखा होगा ब्लड को संयोजी ऊतक कहते हैं। लिखा होगा ब्लड को संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ब्लड को संयोजी ऊतक कहने का मतलब समझते हैं? ब्लड को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? तो ब्लड का संयोजी का अर्थ ही होता है संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, मतलब पूरे शरीर को जो जोड़ के रखे वही आपका संयोजी होता है। तो क्या हमारे शरीर में ब्लड जो होता है पूरे शरीर को में फैला रहता है? क्या ऐसा है कि मतलब ये छोटा सा कण है यहाँ पर, तो यहाँ पे ब्लड नहीं है, यहाँ पे ब्लड नहीं है? आपके हर एक जगह पे, आपके बॉडी के हर एक अंग पे, कण कण पे लिखा है ब्लड का नाम। क्या सही बात है या नहीं? तो इसलिए हमारे शरीर को पूरे अंग जो है ब्लड से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम इसको ब्लड को कहते हैं संयोजी ऊतक। कोई दिक्कत किसी तरीके से? इसीलिए हम कहते हैं ब्लड को संयोजी ऊतक। क्या अगर आपके शरीर में पूरा ब्लड का संचरण ठीक रूप से चल रहा है तो बढ़िया है। क्या कभी कभी किसी का सुने होंगे कि ये हाथ काम करना बंद कर दिया, ये हाथ काम करना बंद कर दिया, चाहे ये हाथ काम करना बंद कर दिया, कोई उंगली काम करना बंद कर दिया, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि ब्लड का जो संचरण होता है वो कम जाता है, थम सा जाता है, रुक सा जाता है, क्लॉट्स बन जाता है ब्लड में। उस तरीके से
उसी तरीके से अगर संचरण रुक जाता है तो पता चलता होगा, आपको पता चलता होगा कि उसको आप चूटी काट लीजिएगा, उसको आप कुछ भी उस हाथ में, जिस हाथ में ब्लड का संचरण रुक गया उस हाथ को एक तरह से बोलिए कि उस हाथ थेथर कहते हैं, अगर देहाती भाषा में थेथर थुथुर हो जाता है। आपको कुछ भी उस हाथ को कीजिएगा तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या समझ रहे हैं बातों को? तो उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि अगर किसी मानव शरीर का अगर हाथ पैर कहीं से भी काम करना बंद कर दे तो डायरेक्ट समझना चाहिए कि उस पार्ट में ब्लड का संचरण कम गया है, इसलिए वो पार्ट काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। समझ रहे हैं बातों को? तो उसके लिए आपके कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि दे के ब्लड संचरण को फिर से बढ़ाया जाता है। वो हम आगे की सब कुछ बताएंगे कि मतलब कैसे ब्लड संचरण बढ़ाया जाता है, कितने की स्पीड से आपके शरीर में ब्लड दौड़े तो अच्छा रहेगा। ये सब पूरा वीडियो को सिर्फ अंत तक बनाए रखिए, देखते रहिए, एक एक चीज करके हम व्याख्या करेंगे एक एक चीज का। चलिए हो गया यहाँ तक। अब आते हैं एक बेसिक सी जानकारी, इसको तो बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो 7.4 जैसे ही हो गया, जैसे कि आपको इधर पीएच स्केल आपको दिख रहा होगा, एक एक चीज का दर्शाया गया होगा, तो 7.4 जब हो जाता है ना तो ये हमारा हो जाता है क्षारीय हो जाता है। क्या समझने में कोई दिक्कत? क्षारीय हो जाता है। अगर एक 14, देखिए पीएच स्केल होता है इस तरीके से, हम बना के बताते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में ऐसे दिख रहा होगा, इस तरीके से होता है 14 तक। यहाँ हम जैसे 7 मान लेते हैं, तो इधर जो भी होगा 7 से प्लस जो भी आएगा, मतलब 7.1 भी होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय वस्तु हो जाएगा। अगर 7 से कम कुछ आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। लेकिन अगर ये बीचों बीचवा में रहेगा, तो बीचों बीचवा में रहेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल बोले तो अगर उदासीन बोलते हैं। जैसे कि उदासीन में एक चीज आपकी आती है, आपका प्यूरिफाई वाटर, मतलब साफ सुथरा वाटर जो आपका होती है वो उदासीन होती है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो ब्लड का पीएच मान क्या होता है हमारा? 7.4 होता है। चलिए कोई दिक्कत? ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। चलिए अब आएंगे, अगर मेल की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में ब्लड की मात्रा की कम बेसी देखने को मिलता है। क्या कम बेसी देखने को मिलता है? तो इसलिए ना लड़का ज़्यादा गरजता है लड़की की अपेक्षा। देखिए यही से होता है। देखिए क्या होता है, मेल में जो होता है 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। अगर फीमेल की बात करें तो 5 लीटर होता है। आपका विकिपीडिया कुछ और कहता है, लेकिन हम 5 लीटर और 5.5 लीटर हम टीचर से पढ़े हैं, इसलिए हम 5 और 5.5 लीटर ही बता रहे हैं। विकिपीडिया आपका, हालांकि ऐसे आप ध्यान में रखिएगा, आपका ब्लड जो होता है पूरे शरीर का 7% ब्लड होता है। क्वेश्चन में हालांकि बन सकता है कि अगर किसी वयस्क मानव शरीर का वजन अगर 70% है, किसी वयस्क मानव शरीर का वजन अगर 70% है, तो उसका ब्लड जो है संभावित कितना हो सकता है, कितना लीटर हो सकता है। तो आज से आप ध्यान रखिएगा, अगर वजन से, मानव शरीर के वजन से 7% ही उसके शरीर में ब्लड डाला रहता है। जैसे कि हम बोल दें कि 70 केजी का कोई आदमी है, तो 70 केजी का आदमी है तो 70 केजी का 7% ही उसके शरीर में ब्लड होगा। तो 70 केजी के 7% कितना होता है? 4.49। तो 49, अब देखिए कर बता देते हैं, 4.9 होगा। 70 का कितना? 7% बोले ना, तो 7% बोलिएगा तो 7×7=49 और बटा 10, तो बोले तो 4.9, बोले तो 5 लीटर। अगर कोई व्यक्ति अगर 70 केजी का है तो उसका ब्लड कितना हो सकता है? उसका ब्लड 5 लीटर हो सकता है। बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, लेकिन इतना होगा, वजन का इतना % होगा। अगर इससे कम रहता है तो उसको तो फिर क्या क्या बीमारी से ग्रसित रहेगा, हमेशा बीमार ही रहेगा। तो वजन का 7% आपके शरीर में ब्लड होता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका बनेगा, मेल में ब्लड कितना होता है? तो 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। मतलब बोले तो पुरुष की अपेक्षा महिला में आधा लीटर ब्लड कम होता है। आधा लीटर ब्लड किस लिए कम होता है? ताकि शादी के बाद आधा लीटर इसका खून चूस ले, फिर ये भी सब बराबरे कर लेती है। अरे ऐसा बात कुछ भी नहीं है। इसका 5 लीटर ही होता है। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा जो होता है ना, हीमोग्लोबिन का मात्रा जो होता है कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है ना, कि ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे
कि ब्लड के बारे में इतनी 3 चीज़ के बारे में जानकारी कर लिए, एक एक चीज़ के बारे में जान के अब हम बातें हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन मतलब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण आपका जो होता है लीवर में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, लीवर में होता है। और ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, बोले तो अस्थि मज्जा। तो हम लीवर में क्यों कह रहे हैं ये बात को जानिए कि जब बच्चा पेट में हो, जब बच्चा माँ की पेट में होता है, उस समय जो आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है उस टाइम आपका लीवर में होता है। जब बच्चा अगर पेट से बाहर आ जाता है तो जैसे ही बाहर आ गया और जब तक इस धरती पे जीवित रहेगा तो तब तक उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन मतलब निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में होगा। लेकिन जब बच्चा पेट में ही होगा, जब बच्चा माँ का पेट में ही होगा, तब तक उसका ब्लड का निर्माण जो होता है माँ का कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। क्या कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म लेते हुए मरते दम तक उसका शरीर का ब्लड जो होता है कहाँ पे निर्माण होगा? फिर अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो होता है आपका। ये जो नस हड्डी वड्डी जो होता है ना, हड्डी वड्डी के बीच में आप देखे होंगे, आप कभी मुर्गा का टंगड़ी उंगड़ी तोड़े हैं ना, खाए ना लेग पीस, तो लेग पीस आप खाए होंगे तो बीच बीच में कोई चिप मतलब खराहट टाइप का थोड़ा सा आप तो उसको भी कचर देते होंगे, एकदम ऐसे करके कचर देते होंगे। तो कचरने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मिलता है ना, तो उसी के अंदर मेन रूप वही है, बोन मैरो ही हमारा ब्लड का फॉर्मेशन मतलब ब्लड का निर्माण करता है। तो वहीं पे हमारे शरीर के अंदर भी जिस तरीके से मुर्गे में होते हैं उस तरीके से हमारे शरीर के हड्डी के बीचों बीच में उस तरीके से होते हैं। तो वहीं पे हमारे शरीर का क्या होता है कि बोन मैरो होते हैं, मतलब अस्थि मज्जा, बोले तो मज्जा गुहा में हमारे ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या कोई दिक्कत? चलिए समझ गए कि लीवर में कब होगा? लीवर में कब होगा? जब बच्चा माँ के पेट में हो, माँ के पेट में हो। जब बच्चा माँ के पेट में होगा तब जो है ब्लड आपका जो होगा वो भ्रूण में ही क्या होगा? भ्रूण में ही होगा ब्लड का फॉर्मेशन मतलब निर्माण। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाएगा और जब तक इस धरती पे जीवित रहेगा, जब तक वो मर नहीं जाता है, तब तक उस वयस्क आदमी का मतलब ब्लड का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो में होता है। क्या कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम आते हैं अब जैसे कि अब निर्माण हो गया ब्लड का निर्माण हो गया, तो अब जाहिर सी बात है अगर निर्माण हो गया तो स्टोर भी तो होना जरूरी है। क्या आपने अगर डीजल पंप अगर मोटर वोटर चालू करते हैं तो क्या डीजल को चालू करके छोड़ देते हैं कि जने तने पानी बह जो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए भी किसी मतलब बोले तो देहाती भाषा में दौंग या फिर क्या बोलते हैं उसको नहर पैन या फिर डिलीवरी पाइप से आप किसी अच्छे जगह जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे ले जाते हैं। तो उसी तरीके से इसको भी तो आप स्टोर करेंगे। आप ब्लड का फॉर्मेशन कर दिए, लेकिन इसका भी तो कुछ कहीं जगह होगा, ऐसे ही फॉर्मेशन करके पूरा शरीर में जैसे मन तैसे हो जाएगा। उसका भी तो बढ़िया से फिल्ट्रेशन होकर कहीं शरीर में जाएगा। तो चलिए उसके बारे में स्टोर कहाँ होता है ब्लड, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ब्लड जो स्टोर हमारा होता है स्प्लीन बोले तो प्लीहा में होता है। ब्लड जो हमारा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। स्प्लीन बोले तो अरे बाप रे, रुक जाना थोड़ा भाई। अरे बा, थोड़ा सा पानी पीने दो। चल हो गया। स्प्लीन में होता है। तो स्प्लीन को ही हम क्या कहते हैं ना कि स्प्लीन में जो होता है इसमें 2 चीज़ होता है। जैसे कि स्प्लीन जो है, स्प्लीन में आपका 2 चीज़ भी होगा। स्प्लीन में अगर ब्लड अगर निर्माण होता है तो ब्लड का सर्वनाश होने के बाद ब्लड यहीं पे जाके जमा भी होता है। ये स्प्लीन जो है, स्प्लीन को अगर ब्लड यहाँ पे स्टोर होता है तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इसका हम स्प्लीन को कब्रिस्तान भी कहते हैं। मतलब ब्लड का कब्रिस्तान भी हम इसी को कहते हैं। ब्लड का कब्रिस्तान भी हम इसी को कहेंगे। क्या समझ रहे हैं बात को? ब्लड का कब्रिस्तान भी इसी को कहेंगे। अब ब्लड जो स्टोर आपका होगा मेन रूप पे जहाँ पे जाके आपका ये जमा होगा, मतलब बोले तो ब्लड बैंक कहेंगे। तो मतलब ब्लड बैंक भी हमारा क्या होता है? ब्लड बैंक भी हमारा क्या होता है? ब्लड बैंक भी हमारा क्या होता है? स्प्लीन ही होता है। मतलब ब्लड को रखेगा भी यही। अब ब्लड के अंदर जितने भी कण हैं, पार्टिकल हैं, वो मरने के बाद
स्प्लीन के अंदर ही उसको भी रखा जाता है, उसको भी कहीं और फेंक दिया नहीं जाता है, उसको ही यही स्टोर लगता है। मतलब जहां रखता है खराब को, जहां अच्छों के भी रखता है। चलिए अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत अच्छा चीज़ जो सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं, अब दिख रहा है आपको, जैसे कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए बोलिएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार, किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या क्या दिक्कत होता है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? देखिए कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा पहले नंबर तो नॉर्मल आदमी में, पहले कोलेस्ट्रॉल देहाती आदमी में बढ़ता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपके शहरी जो भी पोल्ट्री आदमी होगा, जो छनौल चीज़ खाते हैं, उसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। समझ रहे हैं ना बात को? निम्न चीज, अरे यार जो सिंपल खाना खाएगा ना, जितना सिंपल खाना खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल उसी के बढ़ते हैं जो छने हुए चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि पूरी छना हुआ खा रहा है तो मतलब तेलहन चीज़ से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बस सिंपल भाषा में इतना ही समझेंगे। आप छाने हुए चीज़ जो भी खाएंगे उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डेसीलीटर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। और 200 डेसीलीटर जैसे ही आपका रहता है तो आपका शरीर एक अच्छा रहता है, मतलब जो आपका होना चाहिए एकदम शेड्यूल, एकदम प्रभास अल्लू अर्जुन जैसा लगेगा, देखने में फिटनेस रहिएगा। लेकिन जैसे ही इससे भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ने लगेगा तो आपका फैट, जैसे कि एकदम कोई देखते हो किसी का चर्बी आ जाता है, मोटा जाएगा, पूरा गाल मुंह पूरा बड़का हो गया, पेट निकल गया तबला जैसा, तो वो सब का किसको होता है? वो उसी को होता है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और अगर 200 से अगर करीब रहे तो मोटापा चढ़ता है, लेकिन जैसे ही कोलेस्ट्रॉल अगर 250 हो जाए, 300 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा चीज होता है, वो जाके आपके कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, वो आपके दिलवा पर जाके चिपक जाएगा। और दिलवा पर चिपकने के बाद जो आप बोलते हैं ना कि हमार दिल तो हर नथनी पे अटकल बा, वो सब कहीं नहीं अटकेगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पे वो दिल अटक जाएगा। जैसे ही जाके वो अटका लेगा तो उसको धड़कने से रोक देगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चीज है, ये धड़कने से आपके हृदय की गति को रोक देता है, जिससे आपको ब्लड क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा। चलते चलते किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है ना, कहीं देखते होंगे चलते चलते एक दफा हार्ट अटैक आ गया, एकदम गिर गया फटाक से। और हार्ट अटैक इतना खराब चीज है कि हार्ट अटैक आने के बाद किसी की मौत भी हो जाती है तुरंत में, कोई रुकता भी नहीं है। तो ये हार्ट अटैक से बचने के लिए सीधा उपाय है कि छनौल चीज को कम खाएं, काहे कि कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये सब चेक करवाते रहें, डॉक्टर से सलाह लेते रहें, अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं बातों को? तो समझ गए, कोलेस्ट्रॉल अगर 200 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर हाई, मतलब 250 प्लस जैसे ही चल जाएगा ना आपका, तो उस टाइम ये चिपचिपा चीज होता है, ये आपके शरीर में पूरा फैला रहेगा। और शरीर में फैलने के बाद जैसे ही वो हट, मतलब आपके दिल पे जाके वो चिपक जाएगा, तो क्या आप सोचिए कि वो धड़कने देगा, धड़कन की गति को ही रोक देगा। धड़कन की गति को ही जैसे ही रोक देगा तो आप तुरंत हार्ट अटैक के शिकार हो जाइएगा। किसी को चलते चलते एक दफा गिर गया, एकदम पूरा एकदम हड़ास एकदम गिर गया, और उसी गिरले किसी का मौत हो जाए, बड़ी खराब चीज़ है, ये बहुत हरामी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को बचाए रखिए, छाने चीज से खाने से बचिए। चलिए समझ गए। अगर कोई पूछेगा कि एक साधारण आदमी में कोलेस्ट्रॉल कितना ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, तो क्या आप बोलेंगे? 200 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत? चलिए इधर का काम तमाम हो गया। अब आते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। अब आते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है मेल में, जैसे कि अगर हम अब इसी में बोल दिए थे कि मेल में अगर 5.5 लीटर होता है, तो हीमोग्लोबिन क्यों होता है 5.5 लीटर? क्योंकि महिला की अपेक्षा पुरुष में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसलिए पुरुष में महिला की अपेक्षा ब्लड ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? तो क्या हीमोग्लोबिन कितना होता है उसके बारे में जानिए। तो हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और अगर हम विकिपीडिया की बात करें तो विकिपीडिया में ये हमारा दे दिया है, विकिपीडिया में ये हमारा दिया है ना 13.5 से लेके 17.5 तक, 17.5 से 13.5 से लेके, देख लीजिएगा विकिपीडिया खोलिएगा कभी तो देख लीजिएगा। हमारे मतलब मेल में हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर क्वेश्चनों में अगर 14 ग्राम पर डेसीलीटर रहे तो पक्का 14 ग्राम पर डेसीलीटर मारिए। अगर नहीं देता है तो विकिपीडिया के अनुसार 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। अगर वही हम फीमेल मतलब
क्या औरत की बात करें तो उसमें होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है फीमेल में। अब हम बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हमारा क्या होता है, आयरन होता है। आयरन बने तो लोहा, हीमोग्लोबिन में हम क्या बोलें, आयरन होता है। आयरन को हम Fe से लिखते हैं, आपको पता होगा। चलिए तो हम समझ रहे हैं ये वाला। तो आयरन की जैसे ही जिसमें कमी होती है तो आपको पता होगा उसका शरीर कमजोर होने लगता है। क्या पता है आपको या नहीं है? इसके बारे में बढ़िया से हम जानकारी देते हैं फीमेल के बारे में। अगर नॉर्मल पेशेंट, मतलब जैसे कि डिलीवरी पेशेंट महिला के बारे में बता रहे हैं कि अगर 11 से लेके अगर 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक, अगर 11 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक अगर किसी महिला का 11 ग्राम पर डेसीलीटर से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन रहता है तो वह एक नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल से बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर इससे कम या उससे ज़्यादा रहेगा तो उसी को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है और फिर क्या होता है, बड़े ऑपरेशन से बच्चों को निकाला जाता है। क्या समझ रहे हैं? तो इसलिए मतलब गर्भावस्था में अगर औरत हो तो उसका हमेशा क्या है, हीमोग्लोबिन को चेक करवाते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है या कम रहा है। ये हम उसके अनुसार खाना खाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा आप प्रयास कीजिएगा कि अगर कम है तो सबसे ज़्यादा सेवन कराना चाहिए सेव का सेवन सबसे ज़्यादा करा, क्योंकि सेव में सबसे ज़्यादा आपका Fe मतलब आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम रहा है तो फटाक से आप उसको डेली एकदम 2-2 3-3 वो सेव खिलाइए तो सड़क भर चढ़ के 11 से 15 डेसीलीटर तक आ जाएगा। लेकिन कुल क्या करते हैं कि मार डाफ पिलाएंगे तो ही पिलाएंगे तो आज चिकना कर देगा। सब कुछ सीमा से होता है तो सब कुछ अच्छा है, वरना सब खराब है। चलिए इसके बारे में आप जान गए कितना से कितना होना चाहिए। चलिए एक बार फिर बताते हैं। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होना चाहिए, आप याद कर लीजिए। इतना बोलेंगे, इतना बार बोलेंगे कि आपका याद हो जाएगा। अगर मेल की बात करें तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। विकिपीडिया आपका कहता है 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन वही फीमेल की बात करें तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना, 5 लीटर खून में, मतलब उसके शरीर के 7% हिस्से में इतना क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ये वाला जो हम स्पेशल बताए हैं ये हम डिलीवरी पेशेंट के लिए बताए हैं। ये हम जो बताए हैं 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर के लिए, ये आपका 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर अगर किसी मतलब गर्भावस्था में औरत को अगर इतना ग्राम पर डेसीलीटर अगर रहता है हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। क्या कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब आगे बढ़े यहाँ से, आगे ना समझ में। चलिए अब हम आते हैं रक्त परिसंचरण की खोज। अरे यार, रक्त परिसंचरण से हमको याद आया कि ब्लड का खोज किसने किया, ये तो हम बताए नहीं किए। तो ब्लड का खोज क्या कौन किए थे आपको पता ही होगा। कार्ल लैंड स्टीनर थे जो कि 1900 से 1901 के बीच में खोदे थे। ऐसे हालांकि लिख देगा 1901 ही मारिएगा। 1900 से लेकर 1901 में इसका खोज हुआ था, लेकिन आपका ऑप्शन 1901 ही देता है तो 1901 मारिएगा। और ब्लड का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड स्टीनर। क्या कोई दिक्कत? कार्ल लैंड स्टीनर। उसी तरीके से अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण की खोज की तो रक्त परिसंचरण की खोज आपको भी पता होगा कौन थे। रक्त परिसंचरण का खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे। लिखा होगा, रक्त परिसंचरण नहीं लिखा हुआ है, विलियम हार्वे। क्या कोई दिक्कत? एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब रक्त परिसंचरण का खोज, मतलब रक्त परिसंचरण के बारे में समझते हैं। आपके शरीर में 24 घंटा दिन रात आपके शरीर में ब्लड का परिसंचरण होते रहता है। अगर ब्लड का संचरण जैसे ही रुक जाएगा आपकी जीवन कथा वहीं पे रुक जाएगी, वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो आपके शरीर में ब्लड संचरण होते रहता है। ये कौन बताए थे? विलियम हार्वे बताए थे। इनका एक चीज और कहना था, अच्छा बताते हैं यहीं पे। इनका एक चीज और कहना था कि अगर आप किसी से दो चीज अपने शरीर को किसी दो हिस्से को अगर आप लगड़ते हैं तो रक्त का परिसंचरण तेजी से होता है।
क्या बताए थे ना, क्या ऐसा होता है कि नहीं कि आप दोनों हाथ को कस कर रगड़िए, वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होता है कि रक्त का परिसंचरण तेजी से होता है। आपको पता कैसे चलेगा, आप जहां पे रगड़िएगा ना वहां लाल हो जाएगा, मतलब वहां पे परिसंचरण बहुत तेजी से हुआ है रक्त का। तो मतलब ये हमारे जो विलियम हार्वे थे, हम यही बताए थे हमको कि अगर किसी शरीर मतलब शरीर को अगर रगड़ने से क्या होता है, रक्त का परिसंचरण तेजी से होता है। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, क्या बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलिए बढ़े आगे। हाँ, रक्त परिसंचरण का जो होता है नॉर्मल जो होता है कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं, रुकिए ना। चलिए आगे वाले चैप्टर में हम बता रहे हैं कि अगला स्लाइड में हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन इस जानकारी में समझिए रक्त परिसंचरण की खोज तक यहां तक तो आपने समझ गया। अब हम आते हैं ब्लड के कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड के कार्य। ब्लड के कार्य, तो चलिए ब्लड का कार्य क्या होता है। ब्लड का कार्य ताप नियंत्रण करना। ब्लड का प्रथम कार्य होता है ताप को नियंत्रण करना। चलिए तो ताप नियंत्रण के बारे में बता रहे थे ना। ताप नियंत्रण होता क्या है कि अगर आपका ताप नियंत्रण अगर ब्लड में किसी तरीके से दिक्कत आने लगती है ना, तो आपका क्या किया जाता है उस टाइम आपका जो किया जाएगा, आपको अच्छे खान पीन की ध्यान देनी होगी। मतलब अच्छा खाना पीना होगा। मतलब क्या होता है, किसी में अगर ताप नियंत्रण कमी हो जाती है तो उसको पता चलता होगा कि इंजेक्शन दिया जाता होगा। अच्छे खान पीन से उसके ताप नियंत्रण को ठीक किया जाता है। अगर आप खाना खाते हैं, अगर आपको इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो सब में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन से ही क्या होता है कि अच्छे मतलब न्यूट्रिशन को लेकर आपके ब्लड में मिला दिया जाता है, और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थें होती है उसको फिर क्या होता है, वापस उसको छोड़ दिया जाता है। वापस छोड़ के किसको दे दिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थ को हमेशा ऑब्जॉर्व जो करता है हमारा यकृत ही करता है। चलिए समझ गए यहाँ तक ताप नियंत्रण के बारे में। अब आएंगे पोषक पदार्थ का परिवहन। पोषक पदार्थ का परिवहन, हमारे शरीर में जितने भी खराब पदार्थ होते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, ये सब हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ ही तो हैं। क्या ये सब हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ नहीं हैं? ये सब हमारे शरीर के जो हैं क्या हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं। ये क्या होता है कि ब्लड के परिवहन को रोकता है। तो यही कहता है कि इसको फिल्ट्रेशन करके इसको क्या किया कर दिया जाता है, किडनी को खराब अवशिष्ट पदार्थ को दे दिया जाता है, और बाकी अच्छे चीज जो होते हैं वो क्या होता है कि ब्लड को दे दिया जाता है। क्या समझ रहे हैं बातों को? चलिए इसके बारे में जानेंगे। पोषक पदार्थ का परिवहन मतलब जो भी आप पोषक पदार्थ मतलब जो भी आप खाने पीने योग्य कुछ भी चीज़ें खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है अवशिष्ट पदार्थों को छोड़कर न्यूट्रिशन मतलब अच्छे पदार्थों को क्या होता है आपके ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है। चलिए हो गया पोषक पदार्थ का नियंत्रण। पोषक पदार्थ का क्या, अब गैसों में O2 CO2 का परिवहन हमारे ब्लड ही तो करते हैं। गैसों में O2 और CO2 का परिवहन, अगर ब्लड हमारे शरीर में रुक जाए तभी तो ऑक्सीजन रुक जाता है, तो आप टे बोल देते हैं। तो इसी तरीके से बोलते हैं कि गैस में O2 और CO2 का परिवहन आने वक्त आप हर एक चीज को लेते हैं ना, तो वो सारे चीज क्या करता है, किडनी को ले जाकर दे दिया जाता है। अब किडनी क्या करता है, डायलिसिस विधि द्वारा, डायलिसिस मतलब जानते हैं ना फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो क्या होता है डायलिसिस विधि द्वारा, इसीलिए तो किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होने लगता है। मतलब गंदे अवशिष्ट पदार्थों को निकालना, मतलब अगर निकालना है गंदे चीज़ को बाहर, तो क्या होता है कि अंदर में फट जाता है, फैल जाता है किडनी खराब होने के वजह से। तो इसलिए शरीर आदमी का बचता भी कम है। मतलब किडनी खराब, एक किडनी खराब हो जाता है तो चलता है, लेकिन समझ ही रहे होंगे, उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो समझ रहे हैं। तो क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो मतलब यूरिया, अमोनिया साथ साथ में हर एक चीज को लेते हैं, तो जाके किडनी उसको पकड़ लेता है, कहता है ए तुम किधर जाता है, तू इधर आ। तो जैसे ही किडनी उसको पकड़ने के बाद किडनी क्या करता है, उसमें अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया, ये सब को क्या कहता है, वो सब को अब्जॉर्ब कर लेता है किडनी। मतलब खराब चीज को वो क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, और अच्छे चीजों को फिर ब्लड को देकर बोलता है ये ले अब तू लेकर जा। और वो खराब अवशिष्ट पदार्थ को किडनी क्या कहता है, मतलब मूत्राशय नली द्वारा क्या करता है, बाहर कर देता है। समझ गए बात को? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन तक।
क्या कोई दिक्कत है? चलिए तो फिर रहने देते हैं, अगला पार्ट ही कर देते हैं, 3 पार्ट में जाएगा और क्या। चलिए 3 पार्ट में जाएगा, इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।